प्रणाम, राधे राधे। तो चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इस लेक्चर में हम पूरे चैप्टर को दोबारा से रिवाइज करेंगे। कंप्लीट वन शॉट हो गई है, और अगर आप इसे भी पढ़ते हैं तो भी आपके सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। पूरे जो 30 इयर्स के क्वेश्चंस हैं जो इस सिलेबस से रिलेटेड हैं वे सारे लग जाएंगे। और एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है, तो एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं वे लग जाएंगे, और इससे आपको बहुत हेल्प होगी। तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को। और यह लेक्चर है ना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें सब कुछ रिवाइज हो जाएगा, और अगर केवल इसी को देखते हैं तो भी आपके लिए बहुत पर्याप्त है, इनफ है ये। चैप्टर है द सेल यूनिट ऑफ लाइफ, फुली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी पर बेस्ड है पूरा चैप्टर। तो पहले भी हम देख चुके हैं कि चैप्टर किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें क्या करना चाहिए। किसी भी लेक्चर या किसी भी चैप्टर या फिर किसी भी बुक को पढ़ने से पहले हमें उसका सर्वे करना चाहिए, सर्वे ऑफ द बुक या चैप्टर। जब हम सर्वे में क्या आ जाता है कि क्या है इस चैप्टर के अंदर, कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं, मेन हेडिंग हैं, सब हेडिंग्स हैं, वो हमें देख लेनी चाहिए एक बार क्विकली। सारा एक बार अपने ब्रेन के सामने होना चाहिए कि ये पढ़ना है हमें। तो हमें इस चैप्टर में मेनली पढ़ना क्या है, व्हाट इज सेल, सेल थ्योरी पढ़नी है, एन ओवरव्यू ऑफ सेल पढ़ना है, प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ना है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर सेल एनवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन पढ़ना है, राइबोसोम्स और इंक्लूजन बॉडी पढ़ना है, यूकैरियोटिक सेल्स पढ़नी है, उनके अंदर हमें पढ़ना है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, साइटोस्केलेटन, सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल, सीलिया एंड फ्लैजिला, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस और माइक्रोबॉडीज़। ये पढ़ने हैं हमें इस चैप्टर के अंदर। बस यह पूरा चैप्टर ख़त्म, ये पढ़ना है। इस प्रकार से हमें अपने ब्रेन के सामने ये हो गया है कि ये हमें पढ़ना है। अब इसमें हमें अपने ब्रेन से आना चाहिए कि ये होते क्या हैं। एक्टिवली क्वेश्चंस बनने चाहिए, ब्रेन में जानने की इच्छा होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए कि ये हैं क्या चीज़, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या हैं, यूकैरियोटिक क्या है, सेल मेम्ब्रेन कैसे बनती है, किसने डिस्कवरी करी, कैसे हुई डिस्कवरी, ये है क्या सेल, सेल है द यूनिट ऑफ लाइफ। इस प्रकार से अगर हमारे ब्रेन में क्वेश्चंस आएंगे, मन में क्वेश्चंस आएंगे, तो हम एक्टिवली पढ़ पाएंगे और वह ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। तो सेल क्या है, सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की फंडामेंटल मतलब बेसिक, बिल्कुल जो फंडामेंटल चीज़ का मतलब होता है बिल्कुल बेसिक चीज़ है, जिससे नीचे कुछ नहीं है। जैसे कि धागा होता है ना, धागा एक कपड़े का बेसिक चीज़ है। जो पतले पतले वो होते हैं ना फाइबर्स धागे के अंदर भी, वो बिल्कुल फंडामेंटल स्ट्रक्चर हैं। उनको मिलकर के धागा बनता है, धागे से अलग अलग प्रकार के वस्त्र बनते हैं, कपड़े बनते हैं, क्लॉथ्स बनते हैं। तो इसी प्रकार से सेल से अलग अलग टाइप की बॉडीज़ बनती है, अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म बनते हैं, सेल मिल करके बनाती हैं। तो सेल क्या है, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल है। स्ट्रक्चरल मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म की यह स्ट्रक्चर बनाते हैं, और फंक्शनल है मतलब ये सारी सेल जो हैं फंक्शन करती हैं अलग अलग, सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ और सारी केमिकल रिएक्शन सेल्स के अंदर होती हैं। तो ये फंक्शनल यूनिट भी है और स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, फंडामेंटल है, बेसिक है। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। सेल से छोटी कोई भी स्ट्रक्चर है वह इंडिपेंडेंट रूप से लिविंग नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंटली लिविंग नहीं है, वह डिपेंड रहेगी किसी न किसी चीज़ पर, अगर वह सेल से छोटी चीज़ है तो। कैसे, मतलब जैसे वायरस है, वायरस जो है वह डिपेंडेंट लिविंग है, अगर उसको होस्ट मिल जाता है तो वह लिविंग है, और बिना होस्ट से बाहर वह नॉन लिविंग की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, मतलब सेल एक इंडिपेंडेंट लिविंग है, सेल से छोटा कोई भी है तो वह लिविंग नहीं है। एक कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल से कम है कोई भी चीज़। जो सेल जो हैं, ऑर्गेनिज्म जो हैं दो प्रकार के, ऑन द बेसिस ऑफ सेल पर, सेल के बिहाफ पर दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनमें केवल सिंगल सेल्स होती है, सिंगल सेल होती है। एक ही सेल्स के जो ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं,
और ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये क्या कर सकते हैं, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो कर सकते हैं, परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ द लाइफ। और जितने भी जीवन के जितने भी फंक्शन है, जरूरी फंक्शन है, उनको परफॉर्म कर सकते हैं। कौन? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दूसरे हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये जो हैं कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स, काफ़ी सेल्स के बने हुए होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। सेल्स अगर एक ही है जिनके अंदर सिंगल सेल है तो यूनिसेलुलर, और काफ़ी सारी सेल्स के बने हुए हैं तो मल्टी सेलुलर, और जो सारी सेल्स हैं वे अलग अलग फंक्शन शो करती हैं। अब आते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी की जो फाइनल शेप है, फाइनल शेप ऑफ सेल थ्योरी गिवन बाय रुडोल्फ विर्चो। फाइनल सेल थ्योरी रुडोल्फ विर्चो ने दी थी इन 1855, और इन्होंने क्या बोला था, ये दो स्टेटमेंट दिए थे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ये लिया था थियोडोर स्वान से इन्होंने, रुडोल्फ विर्चो ने। और दूसरा है जो इन्होंने खुद ने दिया था, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसे लैटिन में बोलते हैं ओमनिस सेलुला ई सेलुला। तो इनसे पहले, रुडोल्फ विर्चो से पहले कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस प्रकार से सेल के बारे में सोचा? तो पहले थे मैथियस स्लेडन इन 1838 में। मैथियस स्लेडन थे, एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। ये डिफरेंट प्लांट सेल्स पर स्टडी कर रहे थे, देख रहे थे उनको, और इन्होंने पता लगाया कि ये जितने भी प्लांट्स के अंदर जो टिश्यू हैं ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के बने हुए हैं। इन्होंने इतना बताया था मैथियस स्लेडन ने, और इन्होंने देखी थी सेल्स। लेकिन इन्हीं के टाइम पर, सेम टाइम पर, इन 1839 पर थियोडोर स्वान, एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने देखा कि जो एनिमल सेल्स, ये एनिमल सेल्स पर स्टडी कर रहे थे थियोडोर स्वान, ठीक है। इन्होंने देखा कि एनिमल सेल्स के ऊपर एक थिन आउटर कवरिंग है, तो उस आउटर कवरिंग को आजकल हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। और इन्होंने क्या बताया था कि जब ये प्लांट्स पर स्टडी कर रहे थे, प्लांट सेल्स पर, तो इन्होंने देखा कि प्लांट सेल्स के ऊपर एक सेल वॉल प्रेजेंट है। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल्स इज द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। प्लांट सेल का एक यूनिक कैरेक्टर है कि उनके ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होगी, प्लांट सेल्स जो है उनके ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होगी ही होगी। ये एक यूनिक कैरेक्टर है प्लांट सेल का, ये थियोडोर स्वान ने बताया था। और क्या बताया था इन्होंने कि प्लांट और एनिमल सेल्स जो है फॉर्म बाय सेल्स और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ये जो स्टेटमेंट है ये रुडोल्फ विर्चो ने लिया था कि प्लांट्स जो हैं कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। तो इन्होंने बताया था कि प्लांट्स और एनिमल सेल जो होती हैं वे या तो सेल्स की बनी हुई होती हैं या फिर प्रोडक्ट ऑफ सेल्स की बनी हुई होती हैं, प्लांट जितने भी हैं। अब आते, ये तो हुई सेल थ्योरी जो दी थी, फिर उसके बाद फाइनल शेप आया था सेल थ्योरी का जो हम पहले देख चुके हैं। अब आते हम एन ओवरव्यू ऑफ सेल, सेल का ओवरव्यू देखते हैं। सेल जो होती हैं टू टाइप्स की होती हैं, एक तो होती है यूकैरियोटिक सेल्स और दूसरी होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होता है, अदर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स भी होती हैं जिन्हें ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, पेरोक्सिसोम्स। ये और स्ट्रक्चर हैं जिनके ऊपर मेम्ब्रेन पाई जाती है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनके अंदर विदाउट मेम्ब्रेन का न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है, ना ही कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उनके अंदर कोई भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। लेकिन जो राइबोसोम्स है दोनों में है, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स है दोनों में प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर 80S टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर 70S टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर विच प्रेजेंट इन बोथ सेल्स दैट इज नोन एज राइबोसोम। राइबोसोम दोनों सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं। राइबोसोम्स फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? या तो एक इसे क्या बोला, राइबोसोम्स को और क्या बोला जाता है,
ऑर्गेनल्स ऑफ ऑर्गेनल्स, मतलब ये ऑर्गेनल सेल ऑर्गेनल्स है, ऑर्गेनल का भी ऑर्गेनल है, मतलब कि सेल ऑर्गेनल्स क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है। जैसे कि ये सेल्स है, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी ऑर्गेनल क्या है, राइबोसोम। तो ये राइबोसोम क्या है, ऑर्गेनल ऑफ सेल ऑर्गेनल, ऑर्गेनल का भी ऑर्गेनल है ये क्या, राइबोसोम। सेंट्रोसोम इन एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेंट्रोसोम के सेल्स जो होती हैं डिफरेंट होती हैं, डिफर होती है बहुत ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटी साइज शेप में अलग अलग होती हैं सेल्स। जैसे कि PPLO प्लूरो न्यूमिनो लाइक ऑर्गेनिज्म जो है 1 माइक्रोमीटर का होता है, माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर का होता है, ये लेंथ में होता है, माइकोप्लाज्मा लेंथ में 0.3 माइक्रोमीटर का होता है। बैक्टीरिया जो होता है 3 to 5 माइक्रोमीटर का होता है। लार्जेस्ट सेल है एन एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का जो अंडा है वह लार्जेस्ट सेल है। RBC 7 माइक्रोमीटर की होती है डायमीटर में। नर्व सेल लॉन्गेस्ट होती है। ये ओवरव्यू ऑफ सेल हो गया है। शेप मे बी डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, क्यूबोडल, कॉलमनार, थ्रेड लाइक एंड इरेगुलर, इस प्रकार की शेप होती हैं, अलग अलग शेप होती है, अलग अलग सेल्स की कई प्रकार की शेप हो सकती है। शेप में भी डिफरेंट होती हैं और साइज में भी होती हैं और एक्टिविटी में भी डिफरेंट होती है। कोई सेल अलग एक्टिविटी करती है, जैसे कि आइज़ की सेल्स अलग होती हैं, रॉड एंड कॉन सेल्स वह लाइट के प्रति सेंसिटिव होती हैं। स्किन की अलग सेल्स होती हैं। अब आगे आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, PPLO, ये सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर आते हैं। सारे बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर आते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, PPLO, प्लूरो न्यूमिनो लाइक ऑर्गेनिज्म, ये सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर आते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं स्मॉल होती हैं और जल्दी मल्टीप्लाई करती है देन यूकैरियोटिक सेल्स, स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं ये जो होती हैं यूकैरियोटिक सेल्स से जल्दी बहुत रैपिडली डिवीज़न करती हैं और बहुत छोटी होती हैं। हमेशा किसी भी चीज़ का जो कंपैरिजन होता है एक दूसरे के प्रति होता है, हर चीज़ रिलेटिव होती है। हम इसका पता कैसे लगाएं कि ये स्मॉलर होती हैं, तो किससे स्मॉलर हैं, यूकैरियोटिक सेल से। इस प्रकार से कंपैरिजन करते हैं। 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया की 4 बेसिक शेप्स होती हैं। बेसिलस होती हैं, वे रॉड लाइक होती हैं। कोकस स्पेरिकल होती है। विब्रियो कोमा शेप, स्पाइरलम स्पाइरल शेप होती हैं। ये अलग अलग शेप होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स इज फंडामेंटली सिमिलर even though prokaryotes exhibit a wide variety of shapes and function। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वह बहुत बड़ी वाइड वैरायटी ऑफ शेप अलग अलग प्रकार के शेप्स की वैरायटी प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, और अलग अलग फंक्शंस शो करती हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। लेकिन फिर भी इनकी जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, मतलब फंडामेंटली जिस चीज़ से बनी हुई है, वे सारी प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है वह सिमिलर है। मतलब सभी जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर सेल एनवलप होगा, मतलब ग्लाइकोकैलिक्स होगा, सेल वॉल होगी, सेल मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। और जो न्यूक्लियस है वह नॉन मेम्ब्रेनस होगा, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होगा। सारी प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। तो इसलिए इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रोकैरियोटिक सेल्स की वह फंडामेंटली सिमिलर है, चाहे भले ही उनकी जो बहुत बड़ी वैरायटी हो शेप्स की और फंक्शन की, फंक्शंस और शेप्स अलग अलग हों, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन एक ही होता है। ऑल प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। सारी जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन एक है, यह एक्सेप्शन है,
वह है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा डू नॉट हैव सेल वॉल। ये ध्यान रखना है कि माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ही पढ़ रहे हैं हम। जीनोमिक डीएनए ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स सिंगल होता है, सिंगल क्रोमोसोम होता है या फिर सर्कुलर डीएनए होता है जो डबल स्ट्रैंडेड होता है। डबल स्ट्रैंडेड सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। और क्या होता है, एक्स्ट्रा स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है जिसे प्लाज्मिड बोलते हैं। ये जो प्लाज्मिड होता है ये सर्कुलर होता है, यह एक विशेष प्रकार का सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर शो करता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, जैसे कि रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। मान लीजिए एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंट शो करता है कोई भी प्लाज्मिड, जो जिस सेल्स के अंदर होगा वह भी एंटीबायोटिक्स के रेजिस्टेंस हो जाएगी, मतलब उनके प्रति प्रतिरोध दिखाएगी वह सेल, अगर उनके अंदर जो प्लाज्मिड है वह एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंट है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग प्रकार के फिनोटाइपिक कैरेक्टर शो करते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का कोई भी रोल नहीं है जेनोमिक डीएनए के साथ, ठीक है। अगर प्लाज्मिड प्रेजेंट हो या न हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रोकैरियोट्स के अंदर। ए स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मेसोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोट्स के अंदर एक मेसोसोम्स होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है, एक्सटेंशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जैसे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसके ऊपर ये एक्सटेंशन हो गया, ये एक्सटेंशन हो गया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, समझ जाएंगे। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये जो हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन है। इनको क्या बोलेंगे, मेसोसोम। मेसोसोम का बहुत बड़ा वर्क है, ये बहुत स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रोकैरियोट्स का, ठीक है। अब आते हैं हम एक बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसकी एक स्ट्रक्चर है ये। इसमें ही हमारी पूरी प्रोकैरियोटिक सेल जो है कंप्लीट हो जाएगी। अगर इसको अच्छे से भी अगर समझ लिया ना तो प्रोकैरियोटिक सेल्स को आप यहीं पूरी समझ सकते हो। देखिए ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर एक सेल एनवलप है, ये रहा सेल एनवलप। सेल एनवलप के अंदर क्या आता है, आउटर मोस्ट जो ये कवरिंग है, ये वाली, ये जो लेयर है, ये है ग्लाइकोकैलिक्स। ये ग्लाइकोकैलिक्स है, इसके नीचे है सेल वॉल और इसके नीचे है ये वाली सेल मेम्ब्रेन। इस प्रकार से ग्लाइकोकैलिक्स जो है पेप्टिड उसका बना हुआ होता है अमीनो। ये ग्लाइकोकैलिक्स जो है ये आउटर मोस्ट है, ये है किसका बना हुआ होता है, कार्बोहाइड्रेट का, म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना हुआ होता है ये। सेल वॉल जो है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है, पेप्टाइड प्लस ग्लाइकन। पेप्टाइड क्या है, अमीनो एसिड की चेन है, ग्लाइकन मतलब ग्लूकोज। किससे बनता है, NAM और NAG से ग्लाइकन बनता है। सेल वॉल हो गई पेप्टिडोग्लाइकन की। सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर फॉस्फोलिपिड की होती है, बाइलेयर होती है सेल मेम्ब्रेन। ये इन तीनों की जो कनेक्टिव ये जो यूनिट मिलकर बनाती है वह सेल एनवलप बनाती है, ठीक है। उसके बाद होता है ये फ्लैजिला। फ्लैजिला के अंदर ये होता है बेसल बॉडी, ये होता है हुक और ये होता है फिलामेंट। फ्लैजिला जो होता है एक भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक होता है तो मोनोट्राइकस बोलते हैं, ट्राइकस फ्लैजिला को ही बोला जाता है, और दोनों साइड होते हैं तो एम्फीट्राइकस बोलते हैं, और अगर फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है तो एट्राइकस बोलते हैं, ठीक है। फ्लैजिला के अंदर वेसल बॉडी होता है, हुक होता है, फिलामेंट होता है। ये तीन स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक फ्लैजिला के अंदर हुक नहीं होता, वेसल बॉडी और फिलामेंट ही होता है। अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो सेल जो है मोटाइल होगी, और नहीं है तो फ्लैजिला मोटाइल नहीं होगा, सेल मोटाइल नहीं होगी, मूव नहीं करेगी। ये जो है फिम्ब्रिया है, ये ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर है, ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर हैं ये।
इनको फिम्ब्री बोलते हैं। ये अटैचमेंट टू द होस्ट एंड रॉक्स या होस्ट से अटैच का काम करती हैं। ये है पिलाई। ये मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन, पिलीन प्रोटीन की बनी हुई होती हैं। ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करती हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। इनके जरिए प्लाज्मिड इस सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करता है, प्लाज्मिड या फिर जेनेटिक मटेरियल जो होता है, इस प्रकार से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ये पिलाई हैं। ये है इंक्लूजन बॉडी, ये जो दिख रही हैं ये है इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल है, रिजर्व मटेरियल प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, और ये फ्रीली प्रेजेंट होती हैं, ऐसे ही पड़ी रहती है साइटोप्लाज्म के अंदर, किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होती हैं। ये इंक्लूजन्स बॉडी हैं, जैसे कि फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स हो गया, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स हो गया, गैस वैक्यूल्स हो गए, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हो गए, ये जो है इंक्लूजन्स बॉडीज़ के अंदर आते हैं। अब आते हैं प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, सर्कुलर डीएनए होता है। ये इसका जीनोमिक डीएनए के साथ कोई लेन देन नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर जीनोमिक डीएनए नहीं होगा तो सेल का एग्जिस्टेंस नहीं होगा, अगर ये नहीं होंगे तो उससे सेल्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये होते हैं तो उससे सेल एक स्पेसिफिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर शो करती है। और ये है जीनोमिक डीएनए, ये जीनोमिक डीएनए है, ठीक है। अब आते हैं हम राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड रहते हैं, देखिए ये सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड हैं, एसोसिएटेड हैं। 15 to 20 नैनोमीटर के होते हैं ये राइबोसोम्स, और 70s के होते हैं प्रोकैरियोटिक के अंदर, और इनकी दो स्मॉल सब यूनिट है 50s और 30s होती हैं। राइबोसोम्स क्या है? साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस प्रोटीन की सिंथेसिस की साइट है राइबोसोम्स। अब आते हैं मेन स्ट्रक्चर, वह है मीजोसोम। मीजोसोम क्या है? एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका ये एक्सटेंशन हो गया, ये मीजोसोम है। तो मीजोसोम किस में हेल्प करता है? रेस्पायरेशन में, रेप्लिकेशन में, डीएनए फॉर्मेशन में, बहुत सारी सेल वॉल फॉर्मेशन में इनमें हेल्प करता है। और ये जो है अदर स्ट्रक्चर है जिसे क्रोमेटोफोर बोलते हैं, ये अदर मेम्ब्रेन की ही एक्सटेंशन है, लेकिन इस पर क्या होते हैं? पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, इस प्रकार से इस पर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। ये भी एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये केवल साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, इसे क्रोमेटोफोर बोलते हैं, इसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। ये हो गई अब आपकी प्रोकैरियोटिक सेल की एक बेसिक सेल स्ट्रक्चर और पूरी जानकारी। अगर आप इसे ही अच्छे से पढ़ लें तो इसी से आपका प्रोकैरियोटिक सेल कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम सेल एनवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। सेल एनवलप किससे बना हुआ है? ग्लाइकोकैलिक्स, जो कार्बोहाइड्रेट या म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना हुआ है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। ये एक्ट एज सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह वर्क करते हैं ये तीनों मिलकर। ये ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन तीनों मिलकर एक्ट एज सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। ग्लाइकोकैलिक्स मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमॉन्ग डिफरेंट बैक्टीरिया। अलग अलग बैक्टीरिया के अंदर यह कंपोजिशन में और थिकनेस में अलग अलग होते हैं। अगर ग्लाइकोकैलिक्स थिक और टफ है तब उस स्ट्रक्चर को कैप्सूल बोलते हैं, जो स्ट्रक्चर बनेगी उसे कैप्सूल बोलते हैं। और ये कैप्सूल जो होता है यह उस बैक्टीरिया को पैथोजेनिक बना देता है, इसके कारण पैथोजेनिसिटी मिलती है बैक्टीरिया को, जो क्या करता है? डिजीज़ कॉज करता है, डिजीज कॉजिंग एबिलिटी आ जाती है कैप्सूल से बैक्टीरिया के अंदर। और जिनमें ये ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है लूज सीथ में होता है, लूज और स्टिकी होता है, उसमें ये स्लाइम लेयर बनाता है। ये स्लाइम लेयर जो होती है नॉन पैथोजेनिक होती है, इससे बैक्टीरिया नॉन पैथोजेनिक ही बनता है, कोई डिजीज़ नहीं करता। लेकिन ये जो स्लाइम लेयर है वह किस में हेल्प करती है? प्रिवेंट फ्रॉम डेसिकेशन ऑफ वाटर, मतलब लॉस ऑफ वाटर में हेल्प करती है, ये वाटर का लॉस नहीं होने देती स्लाइम लेयर बैक्टीरिया में। अब आते हैं हम सेल वॉल पर। सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टाइड प्लस ग्लाइकन। ग्लाइकन क्या है? पॉलीमर ऑफ NAG एंड NAM, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। इनका पॉलीमर होता है ग्लाइकन। और पेप्टाइड क्या है? अमीनो एसिड की चेन है, तो इनको मिला करके पेप्टिडोग्लाइकन बनता है। और पेप्टिडोग्लाइकन की जो पेप्टिडोग्लाइकन से सेल वॉल बनी हुई होती है, ठीक है। और सेल वॉल क्या डिटरमाइन करती है, क्या वर्क होता है, फंक्शन क्या होता है सेल वॉल का? ये
शेप ऑफ सेल, सेल को शेप प्रोवाइड करवाती है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उसकी स्ट्रक्चर मेंटेन रखती है सेल वॉल। प्रिवेंट फ्रॉम ऑस्मोटिक बर्स्टिंग एंड प्रिवेंट कोलैप्सिंग, कोलैप्सिंग और बर्स्टिंग, कोलैप्सिंग मतलब कि कोलैप्स होना और फूटना फटना, उससे प्रिवेंट करती है सेल वॉल बैक्टीरिया को। अब आते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर, और मेनली जो लिपिड है, मेन लिपिड है वह है क्या है, फॉस्फोलिपिड है। सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, दोनों में यह सिमिलर होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, जो जो इनको आवश्यकता है उसी को अपने अंदर आने देते हैं, उसी को अपने अंदर से बाहर जाने देती हैं। क्या ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती हैं। इंटरेक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब बाहर के जितने भी जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, उससे इंटरेक्ट रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बाहर क्या है, क्या भेजना है, बाहर से क्या अंदर लेना है, उससे इंटरेक्ट रहती है, इंटरेक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड। मीजोसोम्स हमने पहले भी देख लिया, अब देख लेते हैं। मीजोसोम्स क्या होते हैं, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लेमिला लाइक स्ट्रक्चर बन जाती हैं उस स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो एक्सटेंशन होता है उससे क्या बन जाती हैं, वेसिकल्स टाइप की या फिर ट्यूब्यूल्स टाइप की या फिर लेमिली टाइप की स्ट्रक्चर बन जाती हैं, जिन्हें मीजोसोम बोलते हैं। ये क्या करते हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन करवाते हैं, सेल वॉल का फॉर्मेशन करवाते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन करवाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, और क्या करवाते हैं, रेस्पायरेशन करवाते हैं, सीक्रेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, सीक्रेट करते हैं, अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स मटेरियल ये सीक्रेट करते हैं, सीक्रेट में हेल्प करते हैं। और इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या कर देते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं ये। और क्या कर देते हैं, एंजाइमेटिक कंटेंट भी ये स्टोर कर लेती हैं मीजोसोम्स, ठीक है। ये मीजोसोम्स का फंक्शन हो गया। राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज, राइबोसोम्स एसोसिएटेड रहते हैं विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड रहते हैं राइबोसोम्स, किसमें, प्रोकैरियोट्स के अंदर। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई मान लीजिए, और इस पर यहाँ ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसी के आसपास रहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ठीक है। और ये कितने बड़े होते हैं साइज में, 15 to 20 नैनोमीटर के होते हैं। मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट 50S एंड 30S, तो इनको मिला करके 50S और 30S यूनिट को मिला करके 70S टाइप के राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है राइबोसोम्स। सेवरल राइबोसोम्स अटैच टू सिंगल mRNA, एक सिंगल mRNA से काफ़ी सारे राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं, उस स्ट्रक्चर को पॉलीसोम्स या पॉलीराइबोसोम्स बोलते हैं। और इस जो स्ट्रक्चर पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, उसके राइबोसोम्स इस mRNA को कन्वर्ट करते हैं या ट्रांसलेट करते हैं प्रोटीन में। राइबोसोम्स और पॉलीसोम्स ट्रांसलेट mRNA इनटू प्रोटीन। इस पॉलीसोम्स के जो mRNA हैं, राइबोसोम्स हैं, वह mRNA को प्रोटीन में ट्रांसलेट करते हैं। अब आते हैं इंक्लूजन्स बॉडी, इंक्लूजन्स बॉडी भी पढ़ चुके हैं उसी स्ट्रक्चर में, इस स्ट्रक्चर में हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया था वैसे। इंक्लूजन्स बॉडी क्या है, रिजर्व मटेरियल है इन प्रोकैरियोट्स, स्टोर इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में स्टोर रहते हैं, रिजर्व मटेरियल्स हैं, ठीक है। ये फ्रीली मूव करते रहते हैं, लाइज फ्रीली इन साइटोप्लाज्म में, नॉट बाउंड बाई एनी मेम्ब्रेन, किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते। एग्जाम्पल क्या है इनके इंक्लूजन्स बॉडी के, इंक्लूजन्स बॉडीज़ के एग्जाम्पल है फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। गैस वैक्यूल्स किन में प्रेजेंट होते हैं, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इनके अंदर गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो है प्रोकैरियोटिक सेल ख़त्म हो गई, कंप्लीट हो गई। अब आते हैं हम यूकैरियोटिक सेल। देखिए 30 मिनट में हमने यहाँ तक कर लिया, खींच के 1 घंटा में, 1 घंटे के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। अब आते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल से आप क्या समझते हैं, वह सेल्स जिसके अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड हो उसे यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं, और अदर जो ऑर्गेनल्स हैं वे भी मेम्ब्रेनस हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर कंपार्टमेंटलाइजेशन प्रेजेंट होता है। तो एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल,
मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स के कारण जो कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है सेल्स के अंदर, इस प्रकार की सेल्स को क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। तो देखिए ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, आइडेंटिकल नहीं होती, सभी अलग अलग प्रकार की स्ट्रक्चर और अलग अलग फंक्शन शो करती हैं। जैसे कि प्लांट सेल्स हैं, उनके अंदर क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है, वे यूकैरियोटिक सेल्स हैं, लेकिन एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। तो ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, लेकिन ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं, बट ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स so similar organization except माइकोप्लाज्मा को छोड़कर सभी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं फंडामेंटली सिमिलर स्ट्रक्चर हैं, ऑर्गेनाइजेशन उनका सिमिलर होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, वैसे पहले मैं लिख चुका हूँ ये। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर है यूकैरियोटिक सेल की, उसे हम समझ लेते हैं अच्छे से। ये यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट्स के अंदर, इन प्लांट्स एंड यूग्लिनोइड, प्लांट्स एंड यूग्लिनोइड्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल के नीचे होती है सेल मेम्ब्रेन, और ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर हैं ये सब मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इनके कारण क्या होता है, साइटोप्लाज्म का कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाता है। एक ये हो गया कंपार्टमेंट, एक ये हो गया कंपार्टमेंट, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये इस ऑर्गेनल का आउटर कंपार्टमेंट हो गया साइटोप्लाज्म, और इसका इनर कंपार्टमेंट इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। तो इस प्रकार से बोल रहे हैं कि यहाँ कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाता है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। ठीक है, ये वेसिकल्स हैं, ये लाइसोसोम्स हैं, ये वैक्यूल हैं, ये पेरोक्सिसोम्स हैं, ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, थैलेकॉइड, फ्लैट एंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये मतलब कॉइन की तरह होती है थैलेकॉइड, इस प्रकार की स्ट्रक्चर एक के ऊपर एक प्रेजेंट होती है। उस स्ट्रक्चर को ग्रेना बोलते हैं, आगे देखेंगे। ठीक है, ग्रेना बोलते हैं उस स्ट्रक्चर को। तो क्लोरोप्लास्ट ये डबल मेम्ब्रेनस है, ये क्लोरोप्लास्ट हो गया। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, ये भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये न्यूक्लियस हो गया, ये जो है ये न्यूक्लियस हो गया, ये भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है वह कंटिन्यू होती है किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ये राइबोसोम्स हैं, उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, और स्मूथ लिपिड का सिंथेसिस करता है, लिपिड और स्टीरॉयडल हार्मोन का सिंथेसिस करता है। ठीक है, और इस न्यूक्लियस के अंदर ये हो गया क्या, जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम्स या क्रोमेटिन। और न्यूक्लियोलस, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये सॉलिड स्ट्रक्चर है, ब्लू, ये न्यूक्लियोलस है, ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ये आरएनए का सिंथेसिस करती है, प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत हेल्प करती है। जो भी सेल फिजियोलॉजिकली जितनी एक्टिव होगी उसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस उतनी ज़्यादा होगी। जो प्रोटीन का सिंथेसिस ज़्यादा करती हैं उन सेल्स के अंदर ये न्यूक्लियोलस ज़्यादा मात्रा में होता है, और ज़्यादा बड़े न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं। अब आते हैं ऑर्गेनल्स पर। ऑर्गेनल्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो विदाउट मेम्ब्रेन के होते हैं जिनके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, दूसरे होते हैं विद मेम्ब्रेन जिनके अंदर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं। तो विदाउट मेम्ब्रेन देख लेते हैं। विदाउट मेम्ब्रेन में मेन तो है राइबोसोम्स। राइबोसोम दोनों प्रकार के सेल्स में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। ठीक है, दूसरे होते हैं सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स जो होते हैं केवल एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये सेल डिवीज़न में हेल्प करते हैं। न्यूक्लियोलस जो होते हैं ये भी नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोलस। अब आते हैं विद मेम्ब्रेन, ये तो विदाउट मेम्ब्रेन हो गए।
विद मेम्ब्रेन में भी दो प्रकार के हैं, दो टाइप्स के हैं। एक तो होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन और दूसरे होते हैं डबल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन में होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, वेसिकल्स, वैक्यूल, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम्स, सीलिया एंड फ्लैजिला एंड माइक्रोबॉडीज। ये किस में होते हैं? ये होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन में, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन में कौन कौन से होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, ये डबल मेम्ब्रेनस है। प्लास्टेट्स, ये डबल मेम्ब्रेनस है। न्यूक्लियस, ये भी डबल मेम्ब्रेनस है। थोड़ी देर पहले इस स्ट्रक्चर में हम बात कर चुके हैं और ये मैंने लिख भी दिया है। ये सब कुछ एनसीईआरटी पर बेस्ड है, ठीक है। चलो भाई, सेल मेम्ब्रेन पर आते हैं अब, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी और एनालिसिस, ठीक है। डिटेल स्ट्रक्चर इज प्रोवाइडेड बाय आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन नैनोमीटर इन 1950। 1950 में जब डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तब सेल मेम्ब्रेन की डिटेल स्ट्रक्चर की स्टडी कर पाई, क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर सेल मेम्ब्रेन विजिबल तो हो जाती है लेकिन उसकी डिटेल स्ट्रक्चर की स्टडी नहीं कर पाते, ठीक है। उसके बाद 1950 के बाद सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर की डिटेल स्टडी की गई, लेकिन सेल मेम्ब्रेन का जो केमिकल एनालिसिस है वह किया गया। वह किस सेल मेम्ब्रेन का किया गया? आरबीसी का। आरबीसी मेम्ब्रेन इज डन, क्योंकि आरबीसी हैव नॉट अदर मेम्ब्रेन, कोई भी और मेम्ब्रेन नहीं होती सेल मेम्ब्रेन के अलावा आरबीसी के अंदर। ना ही न्यूक्लियस होता है, ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियस ही नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं होती, गोल्जी बॉडी नहीं होती, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, कोई भी अदर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती आरबीसी के अंदर, एरिथ्रोसाइट्स सेल्स के अंदर। इसलिए आरबीसी का केमिकल एनालिसिस करने पर हमें सेल मेम्ब्रेन की जो केमिकल कंपोजिशन है उसके बारे में पहली बार पता चला। तो आरबीसी मेम्ब्रेन के अंदर जो है फॉस्फोलिपिड है वह 40% प्रेजेंट होता है। आरबीसी सेल मेम्ब्रेन जो होती है आरबीसी सेल्स की, उसके अंदर 40% फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है, प्रोटीन 52% होता है और अदर 8% में अदर मटेरियल्स, अदर इंग्रेडिएंट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। अब आते हैं सेल की स्ट्रक्चर पर, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर पर। सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपिड, मेनली फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। और ये जो फॉस्फोलिपिड की स्ट्रक्चर है, इसका ये जो होता है पोलर हेड होता है, ये हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब वाटर से अट्रैक्ट रहता है, ठीक है। आउटर साइड होता है ये हाइड्रोफोबिक हेड, और ये जो हाइड्रोफोबिक टेल जो है, हाइड्रोफिलिक हेड होता है जो वाटर से अट्रैक्ट करता है। हाइड्रोफोबिक टेल, फोबिक मतलब डरना, हाइड्रो मतलब वाटर, पानी से डरना, टेल पानी से डरती है, मतलब कि वाटर को रिपेल करती है। ये इनर साइड होता है, ये आउटर साइड होता है। प्रोटीन प्लस शुगर मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं, लिपिड प्लस शुगर मिलकर ग्लाइकोलिपिड बनाते हैं। ये किस में बनते हैं? ये गोल्जी अपरेटस के अंदर इनका मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। आगे देख लेंगे। अब आते हैं मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर पर ही चल रहे हैं। मेम्ब्रेन में लिपिड होता है और प्रोटीन होता है। लिपिड में फॉस्फोलिपिड होता है और कोलेस्टेरॉल होता है। फॉस्फोलिपिड जो होता है या फिर फॉस्फोग्लिसराइड भी बोलते हैं, ये सभी प्रकार की सेल्स में प्रेजेंट होता है, एसेंशियल प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स हो, सब में फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है, लेकिन कोलेस्टेरॉल जो होता है वह केवल एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। प्रोटीन 2 टाइप्स का होता है ऑन द बेसिस ऑफ एज ऑफ एक्सट्रैक्शन के ब्याह पर 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है इंटीग्रल प्रोटीन और दूसरा होता है पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन वह होता है जो लिपिड बाइलेयर के अंदर धंसा हुआ होता है, लिपिड बाइलेयर है ये, और इसके अंदर ये प्रोटीन। एक तो होता है फुली ब्यूरेड, पूरी तरह से धंसा हुआ, ये आर पार है, ये फुली ब्यूरेड है, और ये पार्शियली ब्यूरेड। तो ये क्या इंटीग्रेटेड प्रोटीन है, पार्शियली ब्यूरेड है। और दूसरी होती है पेरिफेरल प्रोटीन, जो पेरिफेरल पर प्रेजेंट होती हैं। ये प्रोटीन पेरिफेरल प्रोटीन है, ये आउटर साइड प्रेजेंट होती हैं और ये क्या होती है, ईजिली रिमूव हो जाती हैं। ग्लाइकोप्रोटीन एक्ट एज एंटीजन और ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट होता है ये। आगे आते हैं, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। ठीक है, देखिए इसे क्या बोलते हैं, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये किसने दिया था? सिंगर एंड निकोल्सन ने दिया था इन 1972 में दिया था। इसमें क्या है देख लेते हैं स्ट्रक्चर को।
ये जो होती हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती हैं। देखिए ये फॉस्फोलिपिड है, ये हेड है, ये दो टेल हैं, ठीक है। ये फॉस्फोलिपिड हेड आउटसाइड होता है, ये हेड है, टेल इनर साइड होते हैं। ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है, एक लेयर ये रही, एक लेयर ये रही, एक लेयर और दो लेयर, ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है, ठीक है। दूसरा है इंटीग्रल प्रोटीन। ये प्रोटीन पूरी तरह फुली ब्यूरिड है और ये पार्शियली ब्यूरिड है, ये इंटीग्रल प्रोटीन हो गई। दूसरी है पेरिफेरल प्रोटीन। देखिए ये रही पेरिफेरल प्रोटीन, ये आउटर साइड अटैच्ड है, पेरीफेरी पर अटैच्ड है। ये क्या है, ईजिली रिमूव हो सकते हैं। और इन पेरिफेरल प्रोटीन के ऊपर शुगर प्रेजेंट होती है। शुगर प्लस प्रोटीन क्या हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन। और जो एनिमल सेल्स के अंदर है, उन एनिमल सेल्स के अंदर कोलेस्टेरॉल प्रेजेंट होता है, ये रहा कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो ये फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्यों है, क्योंकि इसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है, क्वासी फ्लूइड होता है, मतलब सेमी फ्लूइड होता है। और इस फ्लूइड की नेचर क्या है, नेचर ऑफ द लिपिड एनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। ये जो क्वासी फ्लूइड नेचर है लिपिड का, इसके कारण क्या है, जो प्रोटीन्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं वह लेटरल मूवमेंट कर सकती है, इधर से उधर जा सकती हैं ईजिली पूरी बाइलेयर के अंदर। और इस कैपेसिटी को, लिपिड की कैपेसिटी को क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी कहते हैं। फ्लूइडिटी किस चीज़ में हेल्प करती है, हेल्प इन सेल ग्रोथ, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन। इंटरसेलुलर मतलब दो सेल्स के बीच का जंक्शन, वह किससे होता है, प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए दो सेल्स के बीच का जो इंटरसेलुलर जंक्शन होता है उसमें भी हेल्प करती है फ्लूइडिटी। और किस में हेल्प करती है, एंडोसाइटोसिस, मतलब ये कोई भी मटेरियल है वह अंदर लेना है तो ये फ्लूइडिटी के कारण अंदर आ जाएगा, इसे बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। और सेल डिवीज़न में भी हेल्प करती है, एक्सोसाइटोसिस में भी हेल्प करती है, ठीक है। तो ये हो गई सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर, क्यूसी फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आगे आते हैं ट्रांसपोर्टेशन बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या, ट्रांसपोर्ट करना मटेरियल का, ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेलेक्टिवली परमेबल होती है कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए, प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके आउटर साइड और इनर साइड जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए सेलेक्टिवली परमेबल है, मतलब कौन से मॉलिक्यूल्स अंदर लेने हैं, कौन कौन से बाहर भेजने हैं, ये सेलेक्टिवली परमेबल है, उनके लिए ही परमेबल है स्पेसिफिकली, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। जो न्यूट्रल सॉल्यूट होते हैं बिना एनर्जी की रिक्वायरमेंट के हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस। इस प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन को पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। न्यूट्रल सॉल्यूट्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन दैट इज नोन एज सिंपल डिफ्यूजन। और वाटर का जो सिंपल डिफ्यूजन है उसे ऑस्मोसिस बोलते हैं। द मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस, उसे ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब आते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट पर आते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन against their concentration gradient from lower to higher. Such transport in an energy dependent process. ATP utilizes सोडियम पोटेशियम पंप। कुछ आयंस या मॉलिक्यूल जो होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव कर जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बाहर सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है और इसके अंदर सोडियम की मात्रा बहुत कम है, या फिर इसके अंदर सोडियम बहुत ज़्यादा है या बाहर बहुत कम सोडियम है, फिर भी यह अंदर ले लेती है। लो कंसंट्रेशन से सोडियम को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में मूवमेंट होना या फिर ट्रांसपोर्टेशन होना यह क्या है, एक्टिव है, क्योंकि इसमें एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है। उसके लिए सोडियम और पोटेशियम पंप प्रेजेंट होते हैं। ये सोडियम और पोटेशियम पंप होते हैं इस वर्क को करने के लिए, ठीक है। फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट या फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या होता है, एच पोलर मॉलिक्यूल, जो पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वे
प्लाज्मा लिपिड बाइलेयर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसे पार नहीं कर पाते क्योंकि वह नॉन पोलर है। नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर पाते, इसलिए दे रिक्वायर्ड ए कैरियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट दियर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्टेशन होने के लिए क्या चाहिए, एक फैसिलिटेड कैरियर प्रोटीन चाहिए। फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट करने के लिए कैरियर प्रोटीन चाहिए। कैरियर प्रोटीन मतलब लेने के लिए, जैसे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर ये कैरियर प्रोटीन है, यहाँ से कोई मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर पोलर मॉलिक्यूल्स अटैच होगा, ये प्रोटीन टर्न हो जाएगी और इधर जाके ये छोड़ देगी। कैरियर का काम करती है, ले जाने का काम करती है मॉलिक्यूल्स को, इसलिए इसे फैसिलिटेट बोलते हैं। इसमें कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, नो एटीपी रिक्वायरमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं सेल वॉल पर। सेल वॉल क्या है? सेल वॉल इन यूकैरियोट प्लांट्स के अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर प्लांट और फंजाई में प्रेजेंट होती है। मैंने यहाँ इन प्लांट्स, यूकैरियोट्स, यूग्लिनोइड्स और फंजाई, ठीक है। सेल वॉल, सेल वॉल का नॉन लिविंग है और रिजिड स्ट्रक्चर है। आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर कवरिंग सेल वॉल है, ठीक है। और क्या है, फंक्शन क्या है? प्रोवाइड शेप्स टू द सेल, प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन, इन्फेक्शन और मैकेनिकल डैमेज से बचाती है। हेल्प इन सेल टू सेल इंट्रैक्शन, सेल से सेल के इंट्रैक्शन करने के लिए हेल्प करती है क्या? सेल वॉल। प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स को रोकती है। कौन? सेल वॉल। जिन मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता नहीं है उनको रोकने का काम करती है सेल वॉल। अब आते हैं प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट्स, इट कैपेबल ऑफ ग्रोथ। यंग प्लांट जो होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वह प्राइमरी सेल वॉल होती है और वह ग्रोथ के कैपेबल होती है, मतलब उसमें ग्रोथ हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे सेल धीरे धीरे मैच्योर होती है, धीरे धीरे प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिश होती है, ग्रेजुअली डिमिनिशेस एंड सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन इनर साइड ऑफ द सेल वॉल। जैसे कि ये सेल मेम्ब्रेन है और इसके ऊपर ये सेल वॉल है, तो ये प्राइमरी सेल वॉल है, ये धीरे धीरे ग्रेजुअली डिमिनिश होती है और इसके नीचे क्या होती है? सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेकेंडरी सेल वॉल, ये सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होती जाती है और ये धीरे धीरे क्या होती जाती है? ख़त्म, डिमिनिश हो गई और ये फिर सेकेंडरी सेल वॉल बन गई। इस प्रकार से सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। मिडिल लैमेला क्या होता है? मिडिल लैमेला होता है दो सेल वॉल के बीच में प्रेजेंट होती है एक स्ट्रक्चर, कैल्शियम पैक्टेट की होती है। यहाँ ये मिडिल लैमेला प्रेजेंट होता है। जैसे कि दो सेल्स हो गई, ये एक सेल हो गई और ये एक सेल हो गई, ठीक है। इसके बीच में क्या प्रेजेंट होती है? मिडिल लैमेला। ये मिडिल लैमेला हो गई, ये मिडिल लैमेला हो गई। देखिए मिडिल लैमेला मेड अप ऑफ मेनली कैल्शियम पैक्टेट की बनी हुई होती है। होल्ड और ग्लू द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर। अलग अलग सेल्स जो होते हैं उनको पास की पड़ोसी की जो सेल्स होती है उनको एक साथ होल्ड करने का वर्क करती है, ग्लू करने का, चिपकाने का काम करती है। सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला में बी ट्रांसवर्स बाय प्लाज्मोडेस्माटा विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स। नेबरिंग सेल्स के जो साइटोप्लाज्म होता है आसपास के सेल्स का, वो ट्रांसवर्स होता है, एक दूसरे के अंदर जा सकता है। ये किसके कारण होता है? प्लाज्मोडेस्माटा के कारण। तो प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन पाए जाते हैं किन के अंदर? प्लाज्मोडेस्माटा, सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला के अंदर, ठीक है। आगे आते हैं सेल वॉल ऑफ एल्गी मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मेनान्स, मिनरल्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट। इनसे बनी हुई होती है एल्गी की सेल वॉल। किससे बनी हुई होती है? सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मेनान्स, मिनरल्स एंड मिनरल्स कौन से? कैल्शियम कार्बोनेट मिनरल्स। प्लांट सेल्स किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन की बनी हुई होती है प्लांट सेल वॉल।
अब आते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पर। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन मेम्ब्रेन के ही अंदर बना हुआ सिस्टम्स, जिनकी मेम्ब्रेन आपस में कोऑर्डिनेटेड होती हैं, समन्वय स्थापित करती हैं एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना फंक्शन नहीं करते। इस प्रकार के सिस्टम को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। ऑर्गेनल्स विच हैव कोऑर्डिनेटेड फंक्शन, जो ऑर्गेनल्स जो होते हैं वे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड फंक्शन शो करते हैं। ठीक है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी अपैरेटस हो गया, लाइसोसोम्स हो गया। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के क्या इंक्लूड करता है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। ये किसके अंदर होते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर होते हैं। और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट कौन कौन नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स, ये आर नॉट कंसिडर्ड एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की तरह कंसिडर नहीं किए जा सकते। तो याद रखें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल्स, ये क्या है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है। अब आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ठीक है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम मतलब कि नेटवर्क, एंडोप्लाज्मिक मतलब एंडो अंदर है, प्लाज्मिक मतलब प्लाज्मा के। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड्स द इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू द टू डिस्टिंक्ट, मतलब सेल का जो अंदर का जो स्पेस है उसे दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है। इंट्रा मतलब सेल के अंदर ही होने वाली कोई भी एक्टिविटी, जैसे कि ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, इससे क्या हो गया? साइटोप्लाज्म जो है दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ये आउटर और ये इनर। कंपार्टमेंट्स दैट इज डिवाइड इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट दैट इज लूमिनल। इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो कंपार्टमेंट है उसे लूमिनल बोलेंगे, लूमिनल। और उसके बाहर का जो है साइटोप्लाज्म उसे बोलेंगे एक्स्ट्रा लूमिनल कंपार्टमेंट। तो दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है साइटोप्लाज्म को कौन? इंट्रासेलुलर स्पेस को या फिर साइटोप्लाज्म को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ये एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में और सीक्रेशन में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कोई राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होता। ये मेजर साइट है लिपिड सिंथेसिस के लिए, लिपिड का सिंथेसिस करते हैं और स्टेरॉयडल हार्मोन का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, देख लीजिए ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसी का ही एक्सटेंशन होते हैं। देखिए ये आउटर मेम्ब्रेन रही, ये इनर मेम्ब्रेन है, तो ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन ये जा रही, तो ये आउटर मेम्ब्रेन जो है इसका ये एक्सटेंशन निकल कर आ गया, ये रहा, ये एक्सटेंशन निकल कर आ गया आउटर मेम्ब्रेन का। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या एक्सटेंशन है? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूसली रहते हैं, मतलब कंटिन्यूस उन्हीं के साथ बने हुए हैं। ठीक है, देख लीजिए ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियर पोर है, ये रहा, और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये रहे राइबोसोम्स। ठीक है, और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर कोई भी राइबोसोम्स नहीं है। ये देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंप्लीट यहाँ हो गया है। अब आते हैं गोल्गी अपैरेटस के अंदर। गोल्गी अपैरेटस, गोल्गी, तो गोल्गी की डिस्कवरी किसने की? कैमिलो गोल्गी ने की थी इन 1898 में। ही ऑब्जर्व डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास एक डेंसली स्टेन्ड, मतलब बहुत डेंसली था, स्टेन्ड था ये बिल्कुल ही स्ट्रक्चर देखिए न्यूक्लियस के पास, उसे नाम दिया गोल्गी अपैरेटस। मैनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक एंड और सिस्टर्नी ऑफ 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर।
इसके अंदर गोल्जी अपरेटस के अंदर क्या होती है, फ्लैटेंड और डिस्क शेप्ड की इस प्रकार की सिस्टर्नी होती है, इस प्रकार की सिस्टर्नी, इनको क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं, इनको सिस्टर्नी बोलते हैं। डिस्क शेप की जो स्ट्रक्चर होती है, इनका जो डायमीटर होता है 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर होता है, 1 माइक्रोमीटर होता है इनका साइज डायमीटर में, ठीक है। सिस्टर्नी स्टैक्स पैरेलल टू ईच अदर वेरिड इन नंबर, ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है, और नंबर में अलग अलग होते हैं, अलग अलग सेल्स के अंदर, ठीक है। इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के लिए इंपॉर्टेंट साइट है। ये स्ट्रक्चर और देख लेते हैं, एनसीईआरटी में ये डायग्राम है, ये गोल्जी अपरेटस है, ठीक है। गोल्जी अपरेटस की जो साइड न्यूक्लियस की तरफ है, नियर द न्यूक्लियस, उसे कॉन्वेक्स सिस बोलते हैं, कॉन्वेक्स सिस, और या फिर बोलते हैं फॉर्मिंग फेस। दो नाम है, यहाँ से कोई भी मटेरियल लिया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मान लीजिए प्रोटीन लेकर के इसे इसके अंदर गया फॉर्मिंग फेस के अंदर, यहाँ मॉडिफिकेशन हो गया प्रोटीन का, और यहाँ जा करके मॉडिफाइड प्रोटीन बन गई या फिर ग्लाइकोप्रोटीन बन गई, ठीक है। दूसरी तरफ है कॉन्वेक्स ट्रांस या फिर मैच्योरिंग फेस, यहाँ मैच्योरिंग फेस है ये, ठीक है। सिस एंड ट्रांस फेस आर इंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड, ये बिल्कुल अलग अलग होते हैं, ये सिस फेस है, ये ट्रांस है, ये सिस, ये ट्रांस, तो दोनों अलग अलग होते हैं लेकिन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हो गई, और ये जो स्ट्रक्चर हैं ये पैरेलल हैं एक दूसरे के। ये डिस्क शेप जो स्ट्रक्चर हैं, ये फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इन्हें क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ गोल्जी apparatus, प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, मटेरियल को पैक करने का फंक्शन है मेनली। तो मटेरियल टू बी डिलीवर्ड आइदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट और सीक्रेट आउटसाइड द, मतलब कि गोल्जी बॉडी क्या करते हैं, गोल्जी अपरेटस क्या करते हैं, कोई भी मटेरियल है, मटेरियल का पैकेजिंग कर दी, पैकेजिंग करने के बाद या तो फिर अंदर ही कहीं भेज देंगे, इंट्रासेलुलर टारगेट मान लीजिए यहाँ से प्रोटीन पैक करके साइटोप्लाज्म में भेजनी हो, या फिर कहीं अदर फंक्शंस के लिए प्रोटीन भेजनी हो, या फिर कोई भी अदर प्रोडक्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इसमें स्टोर करके पैक करके बाहर भेजना हो, तो दोनों फंक्शन करता है, या तो इंट्रासेलुलर सेल के ही अंदर या फिर आउटसाइड द सेल। मटेरियल पैकेज इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद द सिस फेस और गोल्जी अपरेटस एंड मूव टुवार्ड द मैच्योरिंग फेस। जो मटेरियल होता है वो वेसिकल्स के रूप में पैकेज होता है, जो मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज करता है विद द सिस फेस के साथ फ्यूज करता है वह मटेरियल जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आता है। मान लीजिए ये है, ये न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मान लीजिए इमैच्योर प्रोटीन निकली, ठीक है, इमैच्योर प्रोटीन हो गई, यह जाएगी किसमें, गोल्जी अपरेटस के अंदर। ये गोल्जी अपरेटस है, ये गोल्जी अपरेटस है मान लीजिए, ठीक है, ये गोल्जी अपरेटस है, ये गोल्जी अपरेटस। ये क्या है, कॉन्वेक्स सिस फेज या फिर फॉर्मिंग फेज, इसके अंदर क्या है, ये फ्यूज हो जाएगा ये मटेरियल, और ये फ्यूज होकर ये मटेरियल क्या बना लेगा, वेसिकल की फॉर्म में आकर पैक्ड हो जाएगा। ये रहा वेसिकल। तो इस प्रकार से है ये लाइन, प्रोटीन्स, ठीक है, मॉडिफाइड मूव टुवार्ड द मैच्योरिंग फेज की तरफ हो गया। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये गोल्जी अपरेटस हो गया, ये क्या हो गया, वेसिकल हो गया, ठीक है। प्रोटीन्स फॉर्म बाई राइबोसोम्स प्रेजेंट ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इस पर राइबोसोम्स होते हैं, उनके कारण प्रोटीन बनता है, ठीक है, जो मॉडिफाइड होता है इन सिस्टर्नी ऑफ द गोल्जी अपरेटस के अंदर मॉडिफाइड होता है। ये अनमॉडिफाइड प्रोटीन हो गई, इसके अंदर मॉडिफाइड हो गया, फिर वेसिकल्स के रूप में बाहर आ गया। गोल्जी अपरेटस बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम इट, इससे रिलीज होने से पहले ये क्या कर लेते हैं, बन जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, किसके अंदर, गोल्जी अपरेटस के अंदर प्रोटीन मॉडिफाइड हो जाती है। ये हो गया गोल्जी अपरेटस का फंक्शन।
अब आते हैं लाइसोसोम्स पर। लाइसोसोम ये क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस के अंदर जो पैकेजिंग होती है मटेरियल की, उनके कारण वेसिकल्स भी बनते हैं और लाइसोसोम भी बनते हैं। लाइसोसोम इनके अंदर क्या होता है, मेनली हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम वेसिकल्स जो होते हैं रिच होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इनके अंदर अगर एंजाइम प्रेजेंट है तो इन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स को जिनके अंदर एंजाइम प्रेजेंट है, जो गोल्जी अपरेटस के अंदर ही इनकी पैकेजिंग होती है, उन्हें लाइसोसोम बोलते हैं। लाइसोसोम्स में क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं। हाइड्रोलाइजेज कौन से हैं, लाइपेज हो गया जो लिपिड के डाइजेशन में हेल्प करता है, प्रोटीएज हो गया प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेजेज हो गया कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है, न्यूक्लियजेज हो गया जो न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करता है। और ये हाइड्रोलाइजेज जो एंजाइम हैं, ये हाइड्रोलाइजेज जो एंजाइम है एक्टिव होते हैं एट एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच पर एक्टिव होते हैं हाइड्रोलाइजेज एंजाइम। अब आते हैं वैक्यूल्स पर। वैक्यूल्स मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है ये वैक्यूल्स। इनके अंदर क्या होता है, वैक्यूल्स के अंदर, लाइसोसोम्स के अंदर तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, वैक्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, वाटर होता है, सैप होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं एंड अदर मटेरियल जो नॉट यूजफुल फॉर द सेल। सेल के जो यूजफुल नहीं है, वे जितने भी प्रकार के प्रोडक्ट्स और मटेरियल्स हैं वे वैक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल्स जो होता है प्लांट सेल्स के अंदर बहुत बड़ा होता है, ठीक है। मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल्स इज नोन एज टोनोप्लास्ट। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं, ये याद रखना है। टोनोप्लास्ट जो है फैसिलेट करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। ये जो टोनोप्लास्ट है, टोनोप्लास्ट क्या है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन, ये वैक्यूल की मेम्ब्रेन है जिसे टोनोप्लास्ट बोलते हैं। और ये पूरा वैक्यूल है। वैक्यूल की जो टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन है वह फैसिलेट करती है ट्रांसपोर्ट को अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मान लीजिए यहाँ कंसंट्रेशन है किसी भी मटेरियल की, मान लीजिए शुगर की कंसंट्रेशन यहाँ कम है लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा है, फिर भी यह क्या करेगी, शुगर को अंदर लेगी। यह फैसिलेट करती है, इस प्रकार का ट्रांसपोर्ट करती है टोनोप्लास्ट। सो कंसंट्रेशन ऑफ वैक्यूल इंक्रीज देन साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म से ज़्यादा हो जाएगी इस वैक्यूल की कंसंट्रेशन, ठीक है। इन प्लांट्स ऑक्यूपाई अप टू 90% वॉल्यूम ऑफ द सेल। वैक्यूल्स जो होते हैं प्लांट सेल्स की, जैसे कि ये प्लांट सेल्स है तो वैक्यूल इतना बड़ा होगा, 90% स्पेस, 90% वॉल्यूम जो है वैक्यूल ले लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है प्लांट सेल्स का। तो और यहाँ होगा न्यूक्लियस, अदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, ये प्लांट सेल है, ठीक है। तो वैक्यूल ऑक्यूपाई अप टू 90% वॉल्यूम ऑफ द सेल, सेल का 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होते हैं अमीबा में प्रेजेंट होते हैं, जो हेल्प इन एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। इन प्रोटिस्ट के अंदर जो वैक्यूल हैं फूड वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, फूड इंगल्फ करते हैं। प्रोटिस्टा फूड वैक्यूल फॉर्म बाय इंगल्फिंग द फूड। मान लीजिए ये प्रोटिस्टा है, ये कोई फूड है, इसको जब ये इंगल्फ करेंगे, अंदर लेंगे, तो इसके साथ इसकी जो मेम्ब्रेन बन जाएगी, इस पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही मेम्ब्रेन बन जाएगी। इस प्रकार से ये आगे यहाँ फूड, धीरे धीरे ये इसको क्या कर लेंगे, अंदर ले लेंगे बिल्कुल, ये फूड, और अंदर आकर के फिर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल ही अंदर आ जाएगा ये वैक्यूल। इसे क्या बोलेंगे, फूड वैक्यूल बोल देते हैं, ठीक है। ये हो गया वैक्यूल हमारा खत्म। अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है ये। जब तक हम इसे बहुत अच्छी तरह से स्टेन नहीं कर देते ना, तब तक यह ईजिली विजिबल नहीं होती माइक्रोस्कोप के अंदर। तो इसलिए इसको बहुत स्पेसिफिकली स्टेन किया जाता है। अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन आर नॉट ईजिली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर यह विजिबल नहीं होती क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, जब तक इसे स्पेसिफिकली स्टेन नहीं करते। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल।
जो सेल जितनी फिजियोलॉजिकली एक्टिव होगी, जितना वर्क कर रही है जो सेल्स, उसके अंदर उतने ही नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे। मान लीजिए आप रनिंग का कार्य कर रहे हैं तो पैर्स की जो सेल मसल्स होती हैं या फिर डंबल उठाते हैं तो मसल्स के अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है। जैसे कि हार्ट सेल्स हैं, उनके अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो लगातार वर्क कर रही हैं। फेफड़े हैं, ठीक है, लंग्स हैं, लंग्स के अंदर जो सेल्स हैं बार बार हो रही हैं तो उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है, ठीक है। शेप एंड साइज आल्सो शोज वेरिएबिलिटी, अलग अलग प्रकार की शेप मिल सकती है, लेकिन कॉमनली टाइपिकली सॉसेज शेप्ड होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया या फिर सिलेंड्रिकल होती है। सॉसेज क्या होता है, एक मीट होता है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन जाती है, उसकी बना लेते हैं मीट की, ये सॉसेज होता है। इसे आप सिलेंड्रिकल भी बोल सकते हैं, ठीक है। सिलेंड्रिकल थोड़ा ऐसा हो जाएगा, देखिए इस प्रकार का सिलेंड्रिकल, इस प्रकार का, लेकिन ये थोड़ा सॉसेज शेप होती है, ठीक है। डायमीटर जो होता है इसका, माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर जो होता है वह 0.221 माइक्रोमीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर होता है। जैसे एवरेज में क्या बोल लेते हैं, 0.5 माइक्रोमीटर एवरेज में 0.5 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। जो लेंथ जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वह होती है 1 माइक्रोमीटर टू 4.1 माइक्रोमीटर, 1 से 4.1 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ होती है, किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की। आगे देखते हैं इसके माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रियन सिंगुलर वर्ड है माइटोकॉन्ड्रियन और प्लूरल वर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रियन। आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन डिवाइड इट्स ल्यूमन डिस्टिंक्टली इनटू 2 एक्वस कंपार्टमेंट, दैट इज आउटर कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट। Inner compartment filled with a dense homogeneous substance that is called matrix। तो जो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, एक होता है इसमें जो ये जो डबल मेम्ब्रेन है, ये इसके जो स्पेस है उसको 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देती है। एक तो आउटर कंपार्टमेंट, ये हो गया ये आउटर कंपार्टमेंट, और ये इनर कंपार्टमेंट। ये इनर कंपार्टमेंट है, ये जो मैट्रिक्स, इसके अंदर मैट्रिक्स भरा हुआ होता है। ये मैट्रिक्स जो होता है होमोजीनस, डेंस होमोजीनस सब्सटेंस होता है, डेंस होमोजीनस सब्सटेंस होता है। ये डेंस होमोजीनस सब्सटेंस होता है, ये डबल मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन क्या करती है, इसकी शेप को लिमिट करती है, बनाए रखती है कि ये इस शेप की है। आउटर मेम्ब्रेन क्या करती है, लिमिटिंग द शेप ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। और इनर जो मेम्ब्रेन है वह क्या बनाती है, फोल्डिंग करती है, इनर मेम्ब्रेन में फोल्ड हो जाते हैं जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और इन फोल्डिंग को क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। और सिंगुलर क्या बोलता है, क्रिस्टा, सिंगुलर क्रिस्टा, इनको क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। और ये इनर मेम्ब्रेन है। और इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है वह इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। 2 मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और एक ही मेम्ब्रेन का बीच का स्पेस इंट्रा मेम्ब्रेन। तो इंटर मेम्ब्रेन मतलब 2 मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को क्या बोलेंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये हो गई माइटोकॉन्ड्रिया। देखते हैं इसमें, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म द कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनल। आउटर मेम्ब्रेन क्या करती है, कंटिन्यूअस लिमिटिंग करती है कि इतनी बड़ी शेप और साइज को लिमिट करती है आउटर मेम्ब्रेन, उसको ऑर्गेनल बनाती है वह आउटर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर इनफोल्डिंग होते हैं जिन्हें क्रिस्टी बोलते हैं। टुवार्ड द मैट्रिक्स की ओर क्रिस्टी बनी होती है, जितनी क्रिस्टी बनेंगे उतनी सरफेस एरिया बढ़ेगा। 2 मेम्ब्रेन्स हैव देयर ओवन स्पेसिफिक एंजाइम्स एसोसिएटेड विद माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। इन दोनों मेम्ब्रेन के ऊपर जो होता है एसोसिएटेड एंजाइम्स होते हैं इनके अलग अलग। इस मेम्ब्रेन का अलग एंजाइम है और इस मेम्ब्रेन का अलग एंजाइम है, वे अलग अलग फंक्शन करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी शो करते हैं। तो अलग अलग एंजाइम इनकी खुद की जो मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया के दोनों मेम्ब्रेन पर इनके खुद के एंजाइम एसोसिएटेड रहते हैं इनके फंक्शंस के हिसाब से, जो जैसा फंक्शन करती हैं उसी प्रकार के अलग अलग एंजाइम, खुद के एंजाइम ये रखती हैं माइटोकॉन्ड्रिया। 2 मेम्ब्रेन हैव देयर ओवन स्पेसिफिक एंजाइम्स एसोसिएटेड विद माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन, माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। करती क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट है।
और प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, सो कॉल इट पावर हाउस ऑफ सेल। सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया का, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं सेल ऑफ पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि ये सेलुलर एनर्जी फॉर्म करती है, किसके रूप में करती है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया के? सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है, फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइबोसोम्स होता है कौन सा? 70S, और कंपोनेंट्स होते हैं कुछ जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जरूरी कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइबोसोम 70S प्रकार के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर 80S टाइप के होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम्स, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर 80S, और ऑर्गेनल्स के अंदर जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर 70S के प्रेजेंट होते हैं, 70S टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो राइबोसोम्स को क्या बोला जाता है? ऑर्गेनल्स ऑफ सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल का भी ऑर्गेनल है, ठीक है, राइबोसोम, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन, फिजन के जरिए डिवाइड होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर है जो हमने देख ली। अब आते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स ये फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड यूग्लिनोइड्स। दे आर लार्ज सो ईजिली ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, ये बड़े होते हैं, आराम से माइक्रोस्कोप के अंदर देखे जा सकते हैं। बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स दस इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर टू द प्लांट्स, ये स्पेसिफिक पिगमेंट्स लेते हैं इनके ऊपर प्लास्टिड्स के अंदर, उनके हिसाब से ये प्लांट्स को अलग अलग कलर प्रदान करते हैं। इम्पार्टिंग द स्पेसिफिक कलर टू द प्लांट, प्लांट के लिए इम्पार्ट करते हैं अलग अलग कलर जैसे जैसे पिगमेंट होते हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, 3 प्रकार के प्लास्टिड्स हैं। एक मिनट, एक चीज़, यहाँ जो यूग्लिनोड्स लिख दिया था ना, ये याद रह गया था, ये यूग्लिनोड्स नहीं, यहाँ आएगा प्लांट्स और फंजाई के अंदर, प्लांट्स, फंजाई और सम प्रोटिस्टा, कुछ प्रोटिस्टा के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। फंजाई जो एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी के बेस पर ही पढ़ रहे हैं हम। प्लास्टिड 3 प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। अब आते हैं क्लोरोप्लास्ट पर, इनके तीनों को हम देख लेते हैं एक साथ। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है और कैरोटीनॉइड पिगमेंट होता है। ये जो क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड पिगमेंट होते हैं, ये लाइट एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं, खींच लेते हैं, जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। मेजॉरिटी ऑफ दिस फाउंड इन मेजोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ग्रीन प्लांट्स की लीव्स की जो मेजोफिल सेल्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, मेजॉरिटी वहीं पाई जाती है क्लोरोप्लास्ट की, ठीक है। अब आते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कंटेन फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट। ये फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट रखते हैं कौन? क्रोमोप्लास्ट, जैसे कि कैरोटीन और जेंथोफिल और अदर्स। ये क्या? फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड्स हैं, कैरोटीनॉइड हैं ये, कैरोटीन और जेंथोफिल फैट सोल्यूबल है। ये क्या करते हैं? प्लांट्स को येलो, ऑरेंज और रेड कलर इम्पार्ट करते हैं, देते हैं। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? कलरलेस प्लास्टिड है, इनमें कोई कलर नहीं होता, कलरलेस प्लास्टिड है। शेप में और साइज में बहुत अलग अलग होते हैं, वेरी करते हैं, डिफरेंट शेप और साइज होते हैं। स्टोर न्यूट्रिएंट्स स्टोर करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं उन्हें एमाइलोप्लास्ट कहते हैं। उन ल्यूकोप्लास्ट को एमाइलोप्लास्ट कहते हैं। टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट 3 प्रकार के हैं, एमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं, जैसे पोटैटो में है। एलियोप्लास्ट स्टोर ऑयल एंड फैट। एल्यूरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन। एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करते हैं। अब आते हैं स्पेसिफिकली क्लोरोप्लास्ट को पढ़ते हैं।
क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। शेप लेंस शेप्ड हो सकती है, ओवल शेप्ड होती है, स्पेरिकल भी हो सकती है, डिस्कॉर्ड होती है, या फिर रिबन लाइक भी हो सकती है। इनका साइज जो है 5 to 10 माइक्रोमीटर तो लेंथ में होता है और 2 to 4 माइक्रोमीटर ब्रेड्थ में होता है। ठीक है, तो 5 to 10 माइक्रोमीटर लेंथ और 2 to 4 माइक्रोमीटर इन ब्रेड्थ। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया का जो डायमीटर होता है वो 0.2 to 1 माइक्रोमीटर का होता है डायमीटर, और लेंथ जो होती है 1 माइक्रोमीटर से 4.1 माइक्रोमीटर। तो माइटोकॉन्ड्रिया इनसे छोटे होते हैं, ये बड़े होते हैं। तो इनकी लेंथ तो हो गई क्लोरोप्लास्ट की 5 to 10 माइक्रोमीटर और ब्रेड्थ हो गई 2 to 4 माइक्रोमीटर। नंबर्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट वेरीज 1 per सेल इन क्लेमाइडोमोनास। जो क्लोरोप्लास्ट का जो नंबर है अलग अलग सेल में अलग अलग होता है। जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, उसमें केवल एक ही सेल के अंदर, एक क्लेमाइडोमोनास के अंदर एक ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। और एल्गी जो होती है, ग्रीन एल्गा जो होता है, उसके अंदर 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं हर सेल के अंदर। इनर मेम्ब्रेन इज वेरी रिलेटिवली लेस परमिएबल। रिलेटिवली लेस परमिएबल मतलब आउटर मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में यह कम परमिएबल होती है इनर मेम्ब्रेन। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई। इनर मेम्ब्रेन कम परमिएबल होती है, आउटर मेम्ब्रेन ज़्यादा परमिएबल होती है। स्पेस लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। जो जैसे कि जो स्पेस इनर मेम्ब्रेन के द्वारा जो स्पेस लिमिटेड किया जाता है, या फिर जो स्पेस इनर मेम्ब्रेन रखती है, ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जो स्पेस है उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा के अंदर क्या होते हैं? थैलेकॉइड्स आर फ्लैटेड मेम्ब्रेनस सैक्स प्रेजेंट इन स्ट्रोमा। मेम्ब्रेनस सैक्स होते हैं ये थैलेकॉइड्स, इस प्रकार से उन्हें थैलेकॉइड्स बोलते हैं। मेम्ब्रेनस फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये अरेंज होते हैं स्टैक्स लाइक पिल्स, पिलर लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कॉइन्स के जो पिल बनाते हैं ना, ये पिल बन गया, कॉइन्स एक के ऊपर एक कॉइन्स रखते जाते हैं, पिलर लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। इसी प्रकार से थैलेकॉइड्स एक के ऊपर एक प्रेजेंट होते हैं। थैलेकॉइड्स ये एक थैलेकॉइड है, थैलेकॉइड ये एक के ऊपर एक थैलेकॉइड है। इस पूरी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? ग्रेना, ग्रेनम बोलते हैं, सिंगुलर ग्रेनम। ठीक है, और बहुत सारे ग्रेनम हो गए तो उन्हें ग्रेना बोलते हैं। पाइल्स कॉइन्स कॉल्ड ग्रेना और इंटरग्रेनल थैलेकॉइड बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमा लैमेली क्या है? दो ग्रेना जो होते हैं उनको बीच में कनेक्ट करने वाली जो ट्यूबुलर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, जैसे ये ट्यूबुलर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, इसे स्ट्रोमा लैमेली बोलते हैं। मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कनेक्टिंग द थैलेकॉइड्स ऑफ डिफरेंट ग्रेना। अलग अलग ग्रेना के, डिफरेंट ग्रेना के दो थैलेकॉइड्स को कनेक्ट करने वाली जो ट्यूबुलर मेम्ब्रेन है उसे स्ट्रोमा लैमेली बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे। यह है मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड इनक्लोज ए स्पेस दैट इज कॉल्ड ल्यूमन। जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर का जो स्पेस है उसे ल्यूमन बोलते हैं, या फिर कैविटी ऑफ द थैलेकॉइड दैट इज नोन एज ल्यूमन। और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है थैलेकॉइड की, ये थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है। क्लोरोफिल प्रेजेंट इन थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। स्ट्रोमा कंटेन्स एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। स्ट्रोमा जो है ये स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा के अंदर ही थैलेकॉइड्स प्रेजेंट है, स्ट्रोमा के अंदर ही ग्रेना प्रेजेंट्स है। उस स्ट्रोमा के अंदर और क्या प्रेजेंट है? एंजाइम्स भी प्रेजेंट है जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, आल्सो कंटेन और क्या रखते हैं? स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। इस स्ट्रोमा के अंदर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं स्ट्रोमा के अंदर। ये हमारा क्लोरोप्लास्ट खत्म हो गया। अब आते हैं न्यूक्लियस, नहीं अब आते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स, राइबोसोम्स पहले भी पढ़ चुके हैं और बहुत ही ईजी है। फर्स्ट ऑब्जर्व बाय जॉर्ज पैलेड, ये याद रखना है। राइबोसोम जॉर्ज पैलेड ने पहली बार ऑब्जर्व किए थे इन 1953 में एज डेंस पार्टिकल ग्रेनुलर स्ट्रक्चर। ग्रेनुलर स्ट्रक्चर विच is present as dense particle observed by the George Palade in 1953, composed of RNA and protein। राइबोसोम RNA और प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है,
यूकैरियोटिक सेल्स में 80S टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, 2 सब यूनिट होती हैं 60S और 40S सब यूनिट मिलकर के 80S टाइप के राइबोसोम्स बनाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, 2 सब यूनिट होती है 50S और 30S, ठीक है। और यहाँ S से यहाँ मतलब है स्वेटवर्क्स यूनिट, स्वेटवर्क्स यूनिट मतलब कि ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है। सेडिमेंटेशन मतलब कौन कितनी जल्दी, जितनी ज़्यादा डेंसिटी है वह जल्दी नीचे ठहरेगा, नीचे आएगा। तो इनडायरेक्टली मेजर द डेंसिटी एंड साइज ऑफ द राइबोसोम्स। ये स्वेटवर्क्स जो यूनिट है ये क्या मेजर करता है, डेंसिटी और साइज ऑफ राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर है एनसीईआरटी के अनुसार। ये फुल स्ट्रक्चर है, पूरा कंप्लीट राइबोसोम है। ये 2 लार्ज सब यूनिट है और ये स्मॉल सब यूनिट है, दोनों मिलती हैं किसके जरिए, मैग्नीशियम के साथ कोफैक्टर लगता है Mg के साथ, ये मिल करके फुल यूनिट बना देती है, फुल राइबोसोम्स बन जाता है। अब आते हैं साइटोस्केलेटन। साइटो मतलब सेल, स्केलेटन मतलब ढांचा। सेल का ढांचा क्या है, किससे मिलकर बना है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और अदर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये सारे जो होते हैं प्रोटीन के फिलामेंट होते हैं, प्रोटीनस स्ट्रक्चर होती हैं ये फिलामेंट। इन सबको कलेक्टिवली, ये तीनों कलेक्टिवली ये जो स्ट्रक्चर है इनको क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटन बोलते हैं। प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म इज कलेक्टिवली रेफर टू एज साइटोस्केलेटन। तीनों स्ट्रक्चर मिलकर के साइटोस्केलेटन बनाती हैं। दीज आर फिलामेंटस प्रोटीनस स्ट्रक्चर होती हैं ये। फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट है, मतलब कि उसे मैकेनिकली सपोर्ट करते हैं, वर्क करवाते हैं, मोटिलिटी भी करवाते हैं, मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द सेल, सेल की शेप को मेंटेन करके रखते हैं। जैसे कि नाक है, नाक के अंदर जो सेल्स हैं वे जैसी ऐसी रहेंगी, हम कितना भी खींच लें बाद में वहीं आ जाएगी, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हम बार बार लगे रहें, मतलब जनरली हम दबाएंगे तो फिर से अपनी शेप में आ जाएगी। इस प्रकार से ये माइक्रो फिलामेंट्स अंदर होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और अदर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, उनके कारण साइटोस्केलेटन बनता है। अब आते हैं सिलिया और फ्लैजिला। हाँ, पहले ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये माइक्रोट्यूब वो है, आगे देखते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल की इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये जो कोर है, ये पूरी कोर है, इसे कोर बोलते हैं, और इसको फ्लैजिला वगैरह में एक्सोनीमी बोलते हैं। ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है, डबलेट हैं, ठीक है। ये डबलेट हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के डबलेट बने हुए हैं ये, और ये जो डबलेट हैं वे कनेक्टेड हैं एक ब्रिज से, इंटर डबलेट ब्रिज से, जिसे लिंकर भी बोलते हैं, ठीक है। और 2 माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं, एक डबलेट जो है वे बीच में सेंट्रल होता है जिसे सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं। इसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे सेंट्रल शीथ बोलते हैं। इस सेंट्रल शीथ से ये माइक्रो डबलेट अटैच होते हैं, किसके कारण, रेडियल स्पोक से। रेडियल स्पोक के जरिए ये डबलेट जो है सेंट्रल शीथ से अटैच हो जाते हैं, ठीक है। आगे आते हैं सिलिया एंड फ्लैजिला। सिलिया एंड फ्लैजिला हेयर लाइक आउटग्रोथ होते हैं सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन की जो हेयर लाइक आउटग्रोथ हो जाती है उससे सिलिया और फ्लैजिला बनते हैं। सिलिया स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं, वर्क लाइक ओर्स, कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल और द सराउंडिंग ऑफ द फ्लूइड। जो सिलिया होते हैं सेल के मूवमेंट में हेल्प करते हैं, या फिर आसपास का जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उसे मूव करवाते हैं। ओर्स जैसे पतवार होती है ना नाव चलाने के लिए, कई बार नाव आगे चलती है और या फिर जो आसपास का फ्लूइड है वह पीछे जाता है, इस प्रकार से ओर की तरफ वर्क करते हैं सिलिया। फ्लैजिला जो है कंपैरेटिवली लॉन्गर और रेस्पॉन्सिबल होते हैं मूवमेंट के लिए, मेनली मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं फ्लैजिला। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला जो है स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं यूकैरियोटिक फ्लैजिला से। सिलिया एंड फ्लैजिला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सिलिया और फ्लैजिला के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और उनकी जो कोर है उसको एक्सोनीमी बोलते हैं। कोर को क्या बोलते हैं, एक्सोनीमी। देयर कोर कॉल्ड द एक्सोनीमी। सिलिया और फ्लैजिला की जो कोर है उसे एक्सोनीमी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि ये फ्लैजिला हो गया, ये फ्लैजिला की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, इसकी जो कोर है अंदर
इस कोर को क्या बोलते हैं, एक्सोनिमी बोलते हैं, ठीक है। और इधर स्ट्रक्चर बना लेंगे अच्छे से। एक्सोनिमी हैज़ रेडियली अरेंज 9 पेयर ऑफ डबलेट पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। एक्सोनोमी का जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे, जैसे कि ये एक पेन है, ठीक है। ये पेन की जो ऊपर की जो ये कवर है, ये इसे हम मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, और इसके अंदर जो ये सुरमी है, रिफिल है, इसे एक्सोनोमी बोल सकते हैं। और इस एक्सोनोमी का जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे, इधर का जो पार्ट देखेंगे, इस वाला पार्ट जो देखेंगे, उसके अंदर क्या स्ट्रक्चर मिलती है, 9 पेयर ऑफ डबलेट मिलते हैं पेरिफेरल जैसे, ठीक है। और ए पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलते हैं। 9+2 अरेंजमेंट मिलता है फ्लैजिला के अंदर। ये रहा, देखिए, ये तो रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आउटर जो मेम्ब्रेन है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जैसे कि ये फ्लैजिला हो गया, या फिर पिलाई वगैरह कुछ भी हो गई। और ये इसके अंदर जो ये कोर है ना इसकी, इसे एक्सोनोमी बोलते हैं। ये जो कोर है, कोर किसी अलग कलर से बना देते हैं। ये जो कोर है, कोर को क्या बोलते हैं, एक्सोनोमी बोलते हैं। जब इस कोर का हम ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे ना, तब पता लगेगा। इधर से ये ट्रांसवर्स सेक्शन लिया, तो इसके पेरिफेरल में माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड डबलेट्स बोलते हैं जिनको, और वे डबलेट्स जो हैं इंटर डबलेट ब्रिज से कनेक्टेड रहते हैं आपस में, जिन्हें लिंकर बोलते हैं। बीच में एक सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल होता है जो कनेक्ट रहता है एक ब्रिज के जरिए, ये ब्रिज है उससे कनेक्टेड है। और इसके जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है, डबलेट है सेंट्रल में, उसके ऊपर जो कवरिंग है उसे सेंट्रल शीथ बोलते हैं। सेंट्रल शीथ से जो अदर्स ये 9 डबलेट्स हैं, वे अटैच रहते हैं रेडियल स्पोक के जरिए। बोथ सीलियम एंड फ्लैजिलम इमर्ज फ्रॉम द सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडी। इमर्ज रहते हैं सेंट्रियोल लाइक, ये जो स्ट्रक्चर है, ये सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर होती है यहाँ पर, उससे इमर्ज रहते हैं कौन, सीलियर फ्लैजिला, उसको क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी बोलते हैं। सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल्स, सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम्स इज ऑर्गेनल है, कंटेन 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स के जब सेंट्रियोल्स आपस में इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर अरेंज हो जाते हैं, तब उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम होते हैं। सेंट्रोसोम की जो आउटर मेम्ब्रेन है, वह एमोर्फस पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल की होती है। सेंट्रोसोम सराउंडेड बाई एमोर्फस पेरिसेंट्रियोलर मेम्ब्रेन, ठीक है। बोथ सेंट्रियोल्स इन सेंट्रोसोम्स लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं। सेंट्रियोल्स हैज ऑर्गेनाइजेशन लाइक द कार्टव्हील। जब हम ये सेंट्रियोल है, ये दोनों आपस में सेंट्रियोल है, जब इनका ट्रांसफर सेक्शन लेंगे तब पता लगेगा कि ये कार्टव्हील लाइक, बैलगाड़ी का जो पहिया होता है उसमें काफ़ी सारे बे लगे हुए होते हैं, उसकी तरह स्ट्रक्चर होता है। ये रहा, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेंट्रियोल की, और ये ट्रिपलेट हैं इसमें, फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलेंट प्रोटीन। ये जो फाइब्रिल, ये जो हैं फाइब्रिल के ट्रिपलेट होते हैं, 9 ट्रिपलेट होते हैं फाइब्रिल्स के, ठीक है। और ये जो फाइब्रिल्स हैं वे ट्यूबुलेंट प्रोटीन के बने हुए होते हैं, ठीक है। बीच में एक सेंट्रल पार्ट होता है सेंट्रियोल का, जिसे हब बोलते हैं, वह भी प्रोटीनेशियस होता है, प्रोटीनेशियस होता है ये हब, ठीक है। और जो ट्रिपलेट होते हैं वे जो ये हब से अटैच रहते हैं रेडियल स्पोक से, वह भी प्रोटीनेशियस होता है, कनेक्टिंग ट्रिपलेट टू हब। तो ये इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है, कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर, वह सेंट्रियोल्स की है। और सेंट्रियोल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर अटैच होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, और उनके ऊपर एमोर्फस पेरिसेंट्रियोलर स्ट्रक्चर मटेरियल होता है। उस स्ट्रक्चर को सेंट्रोसोम बोलते हैं, सेंट्रोसोम बोलते हैं। सेंट्रोसोम सेंट्रियोल्स फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलियर फ्लैजिला। सेंट्रियोल्स क्या बनाते हैं, फ्लैजिला और सीलिया की और स्पिंडल फाइबर की क्या बनाते हैं, बेसल बॉडी बनाते हैं। बेसल बॉडी कौन बनाता है, सीलिया, फ्लैजिला और स्पिंडल फाइबर की सेंट्रियोल बनाते हैं। स्पिंडल फाइबर गिव राइज टू स्पिंडल अपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स के सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर स्पिंडल अपरेटस से निकलते हैं। मान लीजिए ये स्पिंडल अपरेटस है, इससे स्पिंडल फाइबर निकलते हैं सेल डिवीजन के दौरान,
ठीक है, ये इस प्रकार से बता रहा है। सेंट्रोसोम क्या है? सेंट्रोसोम एक एमो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या होते हैं, जिसके अंदर सेंट्रियोल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे कि ये एमोर्फस पेरिसेंट्रियोलर है सराउंडिंग द सेंट्रियोल्स, ये सेंट्रियोल्स हो गई, ये सेंट्रियोल्स एक दूसरे क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। ये सेंट्रियोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये सेंट्रोसोम हो गया। ठीक है, अब आते हैं न्यूक्लियस, चैप्टर के अंत की ओर। बस न्यूक्लियस खत्म, चैप्टर खत्म। न्यूक्लियस इन 1831 रॉबर्ट ब्राउन डिस्क्राइब न्यूक्लियस एज सेल ऑर्गेनल। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्क्राइब किया था एज सेल ऑर्गेनल। मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय बेसिक डाई वाज गिवन द नेम क्रोमेटिन बाय फ्लेमिंग। जो न्यूक्लियस के जो मटेरियल है उसे क्रोमेटिन बोलते हैं, यह नाम फ्लेमिंग ने दिया था। इन इंटरफेज न्यूक्लियस, जब सेल डिवाइड नहीं कर रही होती है तब इंटरफेज के अंदर न्यूक्लियस जो होता है हाईली एक्सटेंडेड होता है, बिल्कुल लूज होता है, बिल्कुल क्रोमोसोम हाईली क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होता है लूजली एक्सटेंडेड होता है और एलाबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन होती हैं, प्रोटीन फाइबर होती हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। जब क्रोमोसोम न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर के रूप में होता है और हाईली लूज होता है या फिर एक्सटेंड होता है, एलाबोरेट होता है, कोई भी डिस्टिंक्टली नेटवर्क नहीं होता है, तब उसे क्रोमेटिन बोलते हैं, मतलब फैला हुआ रहता है। जैसे ये है, इसके अंदर ये इस प्रकार से ऐसे रखा हुआ है। और क्रोमोसोम जब होता है ये बिल्कुल डेंस हो जाता है जब सेल डिवाइड होती है। तो इंटरफेज जो सेल्स है उसके अंदर न्यूक्लियस ऐसे ही होता है, हाईली एक्सटेंडेड होता है। लेकिन अदर स्टेज ऑफ सेल डिवीजन के अदर स्टेज होती हैं, उनमें सेल शो स्ट्रक्चर क्रोमोसोम स्ट्रक्चर शो होती है डिवीजन के टाइम पर, या फिर अदर स्ट्रक्चर होती हैं, सेल डिवीजन के अदर स्टेज होती हैं, उनमें क्रोमोसोम के रूप में होता है। लेकिन इंटरफेज में क्रोमेटिन के रूप में होता है क्रोमोसोम या फिर डीएनए न्यूक्लियस का मटेरियल। ठीक है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स हैव वन और मोर स्पेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई, सिंगुलर न्यूक्लियस। न्यूक्लियर मैट्रिक्स है उसके अंदर क्या होता है, क्रोमेटिन होता है, और क्या होता है, और कुछ स्पेरिकली डेंस बॉडीज होती हैं ऐसी, उनको न्यूक्लियोलाई या फिर न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ये नॉन मेम्ब्रेनस होती हैं। न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। द स्पेस बिटवीन द टू मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ये न्यूक्लियस है, इसकी दो मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसे पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। ठीक है, और पेरीन्यूक्लियर स्पेस जो होता है 10 to 50 नैनोमीटर का होता है। ठीक है, पेरीन्यूक्लियर स्पेस फॉर्म ए बैरियर बिटवीन द मटेरियल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में जो मटेरियल प्रेजेंट है उनके बीच में ये पेरीन्यूक्लियर स्पेस है, ये बैरियर का काम करता है। आपस में क्या लेना है क्या देना है, एक साथ नहीं आ जाएं, एक साथ नहीं चली जाएं, बैरियर का काम करता है पेरीन्यूक्लियर स्पेस। आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यूस होती है। ठीक है, ड्यू टू फ्यूजन ऑफ दीज टू मेम्ब्रेन न्यूक्लियर पोर फॉर्म। जैसे कि न्यूक्लियर पोर कब बनते हैं, जिनके अंदर से मटेरियल्स का आदान प्रदान होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। जैसे कि ये और ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कब जब फ्यूज हो जाती हैं, ये दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्यूज हो गई, यहाँ से और यहाँ से फ्यूज होकर के ये यहाँ से ये फ्यूज हो गई और यहाँ से ये फ्यूज हो गई, यहाँ से ये। ठीक है, अरे ठीक है, ये आपस में ऐसे फ्यूज हो जाती हैं। ठीक है, फ्यूज होने पर स्पेस बन जाता है, इस प्रकार से बन जाती हैं ये स्ट्रक्चर, ये फ्यूज हो जाती हैं मेम्ब्रेन आपस में।
तो उससे क्या बन जाता है, ये बन जाता है न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर फॉर्म हो जाता है। बाय द न्यूक्लियर पोर मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन टेक प्लेस। आरएनए और प्रोटीन आपस में ट्रांसपोर्टेशन होता है न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस से बाहर प्रोटीन का, ठीक है, आरएनए का, प्रोटीन्स का, इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। नॉर्मली वन न्यूक्लियस पर सेल्स बट वेरिएशन इन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आल्सो ऑब्जर्व इन सम सेल। वैसे अगर जनरली देखें तो हर सेल्स के अंदर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन काफ़ी सारी सेल्स हैं उनके अंदर एक से ज़्यादा भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि टेपिटम हो गया, ठीक है। सम मैच्योर सेल्स लेक न्यूक्लियस, लेकिन काफ़ी सेल्स जो मैच्योर होती है उनके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं होता, जैसे कि आरबीसी है, एरिथ्रोसाइट सेल्स ऑफ मैनी मैमल्स। काफ़ी सारे मैमल्स हैं जैसे ह्यूमंस है, उनकी आरबीसी जब मैच्योर हो जाती है उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन इमेच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सीप ट्यूब सेल्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स, जब मैच्योर हो जाती है वेस्कुलर प्लांट की सीप ट्यूब सेल्स, उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है और क्रोमेटिन होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस, ये दो होते हैं। न्यूक्लियोलस इज नॉन मेम्ब्रेनस, सो कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूस विद न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो न्यूक्लियोलस है इसका जो कंटेंट है, जो भी है आरएनए प्रोटीन जो बनाता है, आरआरएनए जो भी है, यह राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस करता है न्यूक्लियोलस। इसका कंटेंट जो है न्यूक्लियोलस का न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ कंटिन्यूस रहता है, मतलब मिला हुआ रहता है, उसी के साथ कनेक्टेड रहता है। न्यूक्लियोलस इज द साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। आरआरएनए के सिंथेसिस के लिए न्यूक्लियोलस होता है। लार्जर एंड न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन सेल एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। जो एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस करती हैं जो सेल्स, उनके अंदर बड़े और ज़्यादा मात्रा में लार्ज एंड न्यूमरस काफ़ी सारे न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोलस ही आरआरएनए बनाते हैं, राइबोसोमल आरएनए बनाते हैं, और राइबोसोम ही प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। क्रोमेटिन, क्रोमेटिन के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। ये जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। कुछ सम बेसिक प्रोटीन होती है जिन्हें हिस्टोन बोलते हैं, ये हिस्टोन प्रोटीन हो गया, इसके ऊपर ये क्रोमेटिन अटैच हो गया, ठीक है। सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है जिनके अंदर भी प्रोटीन अटैच, क्रोमेटिन अटैच है। कुछ आरएनए भी होते हैं क्रोमेटिन के अंदर, ये क्रोमेटिन है। तो क्रोमेटिन के अंदर क्या क्या होता है, डीएनए होता है, सम बेसिक प्रोटीन जो हिस्टोन प्रोटीन होती है, सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होती है, आरएनए भी होता है। एवरी क्रोमोसोम एसेंशियली हैज प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। हर क्रोमोसोम के पास प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है। ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ऐसे बनता है, ये जो कंस्ट्रक्शन है यहाँ से ये कंस्ट्रक्ट हो गया, इसे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, ये रहा, ठीक है। उस प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को सेंट्रोमियर बोलते हैं। सेंट्रोमियर कैसे बोलते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जो प्रेजेंट होता है हर क्रोमोसोम में, उसे सेंट्रोमियर बोलते हैं। सेंट्रोमियर होल्ड टू क्रोमेटिड्स ऑफ क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम की दो क्रोमेटिड हैं, एक क्रोमेटिड ये रही और एक क्रोमेटिड ये रही, दो क्रोमेटिड है ना, ये क्रोमेटिड रही, ये रही क्रोमेटिड, दो क्रोमेटिड को होल्ड करने का काम करती है सेंट्रोमियर। ऑन सेंट्रोमियर डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसे काइनेटोकोर बोलते हैं। ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर है ना, ग्रीन ग्रीन दिख रही है, इसे काइनेटोकोर बोलते हैं, इसे काइनेटोकोर बोलते हैं। वन क्रोमोसोम पर एक सेंट्रोमियर होता है, लेकिन वन सेंट्रोमियर पर टू काइनेटोकोर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर 4 प्रकार के 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, ठीक है। मेटासेंट्रिक जो क्रोमोसोम है उनमें मिडिल में, क्रोमोसोम के मिडिल में सेंट्रोमियर बनता है, जिसके कारण इक्वल आर्म बनती हैं। ये दोनों इक्वल आर्म है, ये और ये इक्वल आर्म बनती हैं मेटासेंट्रिक में। सब मेटासेंट्रिक में क्या है, सेंट्रोमियर क्या हो जाता है, स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के मिडिल से थोड़ा स्लाइटली दूर हो जाता है मिडिल से। तो इसमें क्या है, कुछ एक साइड की तो वन शॉर्टर आर्म बनती है, वन लॉन्गर आर्म बनती है। जो लार्जर आर्म होते हैं उन्हें क्यू बोलते हैं और शॉर्टर आर्म को पी बोलते हैं, ठीक है। एक्रोसेंट्रिक में जो है सेंट्रोमियर जो होता है क्लोज टू क्रोमोसोम एंड
फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग। एक्रोसेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर है बिल्कुल एंड ऑफ क्रोमोसोम के एंड पर पहुंच जाता है। इसमें एक साइड तो बहुत बड़ी लॉन्ग आर्म बनती है और दूसरी साइड वेरी शॉर्ट आर्म बनती है। और टीलोसेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर है बिल्कुल टर्मिनल हो जाता है, बिल्कुल टर्मिनल हो जाता है। एक साइड की बिल्कुल छोटी छोटी, दूसरी साइड की बहुत बड़ी बड़ी बन जाती हैं आर्म टीलोसेंट्रिक में। तो इस प्रकार से 4 टाइप हो गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन जो होते हैं वह प्रेजेंट होते हैं कुछ में नॉन स्टैंडिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन एट ए कांस्टेंट लोकेशन पर सेकेंडरी कांस्टेंट प्रेजेंट होते हैं जिन्हें सैटेलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिन्हें सैटेलाइट बोलते हैं। ठीक है, आते हैं माइक्रोबॉडीज मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स होते हैं जिन्हें माइक्रोबॉडीज बोलते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड जो वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं काफ़ी सारे, उन्हें माइक्रोबॉडीज बोलते हैं। इनके अंदर कुछ में एंजाइम्स भरे होते हैं, कुछ में अदर प्रोडक्ट्स भरे हुए होते हैं। कंटेन्स वेरियस एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं माइक्रोबॉडीज। ठीक है, यहाँ हमारा चैप्टर 1 शॉट खत्म हुआ। थैंक यू मित्रों, बंधुओं, सखाओ, थैंक यू। हाँ, तो पढ़िए और इम्प्रूव भी करते हैं और आगे यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो थैंक यू आपका। इसमें से आपको जो है सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे, आप एक बार लगाएंगे लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, 30 ईयर्स के लगा लो, उनमें से आपके 95% हो जाएंगे। 5% में जो सिलेबस चेंज की वजह से कुछ हुआ है, जो अब आते भी नहीं है, जो करनी भी नहीं है, अगर उनमें कॉन्सेप्चुअल हैं तो वो कर लीजिए, लेकिन 95% क्वेश्चंस हो जाएंगे लास्ट 30 ईयर के। करके देखें और कमेंट करें कैसा लगा लेक्चर। और थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब करें।